अगले वक्ता के तौर पर श्रीमान कृष्ण खिलेरी जी, आईपीएस। सर्वप्रथम इस सदन, इस मंच की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। जो आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और स्वयं और समाज को गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया। श्रीमान कृष्ण खिलेरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप बाड़मेर जिले के दोरीमन्ना से आते हैं। आपकी माता श्रीमती गंगा देवी जी व पिता श्री सुजानाराम जी बिश्नोई की 6 संतानों में आप सबसे बड़े हैं। आपके पिता 10वीं पास हैं। आपने 8वीं कक्षा में बाड़मेर जिला में जो पहले डाइट की परीक्षा होती थी उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसी समय यह तय कर लिया था कि आपने एक आईएएस बनना है। 10वीं कक्षा में उच्च अंकों के बाद आपने कला विषय का चयन किया। जोधपुर केंद्रीय विद्यालय से 12वीं के बाद आपने दिल्ली से सेंट स्टीफन कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया। मैं आपको अवगत करवा दूं कि सेंट स्टीफन कॉलेज वही कॉलेज है जहां से कपिल सिब्बल, अरुण शौरी, राहुल गांधी जैसी कुछ हस्तियों ने अपना अध्ययन वहीं से किया है। ग्रेजुएशन के बाद फ्रांस सरकार से आपको 40 लाख की छात्रवृत्ति मिली, जिससे आपने विश्व की 4थी रैंक प्राप्त यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में स्नातकोत्तर किया। वर्ष 2015-16 में आप संयुक्त राष्ट्र संघ में इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में बतौर आपने सलाहकार भी कार्य किया। चाइनीज स्टडी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और 2017 के यूपीएससी एग्जाम में 174वीं रैंक प्राप्त कर आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वर्तमान में आप हैदराबाद पुलिस एकेडमी में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान स्वामी राजेंद्रानंद जी, स्वामी सच्चिदानंद जी, अन्य संतगण, माननीय मदन मोहन गुप्त जी, प्रेम सुख डेलो जी, सिगड़ साहब, श्रीचंद जी, माताएं एवं बहनों और पूज्य वृद्धजन एवं मेरे भाइयों और बहनों, मैं वक्त बहुत कम था, लेकिन एक समाज के लिए अगर थोड़ा सा भी आप कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, योगदान व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। इसलिए मैंने समझा कि मेरा दायित्व है, जैसा श्रीचंद जी ने भी बताया कि आपको जाना है और आपको एक भी अगर सोल, एक भी अगर आत्मा की अगर आपका हृदय परिवर्तन होता है और जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा आना यहाँ सफल हुआ। बहुत खूब। इसी सोच के साथ मैं आज आपके साथ मेरे जीवन के बारे में और आईएएस की परीक्षा और उससे भी इंपॉर्टेंट एजुकेशन, शिक्षा का फील्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा है। इस दुनिया में इतनी यूनिवर्सिटियां हैं, इतने सारे काम हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, बहुत कुछ चीजें, तो उन सब का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। धन्यवाद जी। श्री कृष्ण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कक्षा 8वीं के उपरांत ही ये तय कर लिया था कि आपने एक आईएएस बनना है, लेकिन उसके उपरांत आप अपने जीवन में विभिन्न अध्ययनों और विभिन्न पदों से गुजरते गए। लक्ष्य को आपने ध्यान में रखा और अंततः आपने आईएएस की परीक्षा को क्लियर किया। चूंकि आपके पास में एक बहुत लंबा अनुभव है, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो ये आपका सफर रहा है, इस सफर को हम सभी से साझा करें, ताकि आप अपना सफर बताएंगे, लेकिन जो विभिन्न युवा है वो विभिन्न क्षेत्रों के बारे में और शिक्षा के क्या क्या स्कोप है, क्या क्या दायरे हैं, उनके बारे में भी जान पाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं मेरे पिताजी की सबसे छोटी संतान हूं, 6वीं। मेरे से बड़ी बहन है, एक पटवारी है, एक बहन गायनोकोलॉजी डॉक्टर है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एक नर्सिंग ऑफिसर है, बड़े भाई हैं वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और मैं सबसे छोटा हूं। मेरी माताजी वो भी आज यहाँ मौजूद हैं, वो अनपढ़ हैं और पिताजी हैं वो 10वीं पास हैं, लेकिन इनका विजन जो है उसको सबसे पहले सलाम है, क्योंकि इन्होंने कभी भी ना अपने बेटों में और ना बेटियों में कोई फर्क किया। सबसे पहले जितना एजुकेशन उनको दिया उतना ही हमें दिया। गांव में 8वीं तक मैंने पढ़ाई की बाल विद्या मंदिर में। 8वीं में मेरे 95.11% थे। तो किसी ने पूछा कि आपको क्या बनना है, तो मैंने बोला मुझे आईएएस बनना है। लेकिन
मम्मी जो थी वो खेलने नहीं देती थी क्रिकेट। मैं हमेशा से क्रिकेट की तरफ ज्यादा था और पढ़ने की तरफ कम। पढ़ाई कर लेता था, मेरे नंबर ले आता था, फर्स्ट भी आता, लेकिन उससे ज्यादा जुनून था क्रिकेटर बनने का। लेकिन माताजी नहीं खेलने, इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ से घर से कहीं और पढ़ने चला जाऊंगा। और आप जब डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं तो खूब ऑफर आते हैं, तो सीकर के किसी स्कूल ने बोला आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे। तो मम्मी एक दिन खेत गई, पीछे में पिताजी को लेके मैंने बोला अपन सीकर चलते हैं, अपने वो जो ऑफर है वो अच्छा है, अपन वहां पढ़ने चलते हैं। तो मैं सीकर गया, 9th और 10th में फ्री में पढ़ाया, लेकिन वहां भी खेलने पे अंकुश था और इतना अच्छा माहौल नहीं था। तो मैंने बोला मैं यहां से भी मैं यहां से निकलूंगा। 11th में ये डिसाइड कर लिया था कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि आईएएस बनने के लिए ऐसी एक उदाहरण है आपके सामने प्रेम सुख जी की, हिंदी मीडियम से बन सकते हैं। लेकिन आप जब इस फील्ड में जाते हैं तैयारी करने, तब आपको पता चलता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कितना मुश्किल है। सलाम है प्रेम सुख जी की, इन्होंने 3% लोग, 100 में से 3% लोग में से इन्होंने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। लेकिन आज भी 96-97% लोग जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से ही हैं। तो मैंने सोचा अगर आईएएस बनना है तो अपने को इंग्लिश मीडियम में जाना जरूरी है। तो मैं सेंट पॉल स्कूल में गया, उन्होंने मेरे 10th के परसेंटेज देखे, एडमिशन दे दिया। फिर उन्होंने बोला आप किस मीडियम से हैं, मैंने बोला हिंदी मीडियम से। उन्होंने मेरा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरी बहन है वो गायनोकोलॉजी, उन्होंने बोला कि नहीं आप किसी और स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, तो वहां उन्होंने बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आइए, क्योंकि आपके इतने प्रतिशत है तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। हमने बोला अगर एडमिशन हमें लेना है तो आपको पेरेंट्स की कहां जरूरत है। अब पिताजी उस स्कूल वाले को कितना समझा पाएंगे कि मेरे बेटे को आप ये आर्ट्स दो, इस बच्चे को जो करना है करने दीजिए। मैंने बोला मुझे जिम्मेदारी लेनी है, आप जिस दिन मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा आप उस दिन बुलाइए, तब आपसे वो वार्तालाप करेंगे, आप एडमिशन देने की कृपा करें। तो फिर उन्होंने मुझसे एक लेटर लिखवाया कि आप अपनी जिम्मेदारी पे ही ये निर्णय ले रहे हैं कि आप 12वीं के और 10वीं में मेरे 87.33% थे। तो हमने उसके बाद आगे बढ़े, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, लेकिन फिर भी मन था कि अब दिल्ली जाना है, आईएएस तैयारी करना है। तो कला तो पहले मैंने ले लिया था क्योंकि आईएएस बनना है। घर में सभी के सभी साइंस है, 5 भाई बहन जो हैं सभी के सभी साइंस हैं, लेकिन मुझे था कि मुझे आर्ट्स से पढ़ना है तो मैं आर्ट्स से पढ़ूंगा। दिल्ली जाना था, उद्देश्य ये नहीं था कि सेंट स्टीफन कॉलेज में जाऊंगा, दिल्ली जाना है बस यही था। लेकिन 10वीं के बाद इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि पिताजी की फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि चले जाएं। सेंट स्टीफन कॉलेज इसलिए गया क्योंकि वहां पे रहने का हॉस्टल था, बाकी जगह पे बाहर पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन सेंट स्टीफन कॉलेज की फीस भी ज्यादा थी। और वहां आज के दिन यह हालत है कि 97% से नीचे लोगों का इंटरव्यू कॉल भी नहीं होता। 97% पे 5 गुना लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, उनमें से 4 लोग 97% से ऊपर किए हुए वापस चले जाते हैं। एक बच्चे का सिलेक्शन होता है आउट ऑफ 5 फॉर इंटरव्यू। तो उस कॉलेज में हम गए तो पहली बार इंटरव्यू लेने वाले भी इंग्लिश में ही हैं। वहां सभी बच्चे आज के दिन जितने भी देश के ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर आईएएस हैं, सीनियर कोई मंत्री हैं, उन सबके बच्चे पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे। तो पहली बार मैंने 2 लोगों को देखा जो आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे और भारतीय थे। हम देखते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत, लेकिन इंग्लिश में बोलने वाले आपने आपके सामने की ये इंग्लिश में बात करें तो आपको लगेगा कि भाई मैं कैसे यहां पे एडमिशन ले सकता हूं। लेकिन देखा जो भी होगा, अब अपने को चाहिए एडमिशन, दूसरी जगह तो एडमिशन हो ही रखा था दूसरे कॉलेज में, तो हम चले जाते हैं। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा कि वाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस। हमने लिख दिया था कि हमें आईएएस बनना है, इसलिए हम इस कॉलेज में आए हैं। तो हम बोला वाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस। तो हमने अंग्रेजी में रट के गए थे उत्तर, वहां पे टायर पंक्चर हो गया, उनको पता चल गया इसको अंग्रेजी नहीं आती। तो वहां एक अच्छे प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, आप जिस भी भाषा में उत्तर देंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ अपना उत्तर दीजिए। अगले आधे घंटे तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी में सवाल पूछे, 30 मिनट तक इंटरव्यू चला। 5 मिनट में वो निपटा देते हैं। फिर उनके सामने ये चिंता का विषय था कि अब इसका क्या किया जाए। पहला आदमी है जो इस तरीके का आया है कि सारे सवाल दे दिए, अब इसको भगाएं तो भी बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप अंग्रेजी कितने महीने में सीख लेंगे। तो अपने को तो एडमिशन चाहिए था, मैंने बोला सर 6 महीने में अंग्रेजी सीख लेंगे। तो उन्होंने बोला 6 महीने में वादा करा, चलो ठीक है। उन्होंने मुझे एडमिशन भी दिया, 4 बच्चों को हॉस्टल मिलता है 70 बच्चों में से, उन्होंने मुझे हॉस्टल भी दिया रहने को। मैं 3rd ईयर में जब वहां से निकला, तब मैं कॉलेज की 6 सोसाइटीज का ऑफिस बेरर था और कॉलेज के ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉर प्लानिंग एंड एजुकेशन, जितने भी ऊंचे ऊंचे पद थे सभी को, सारे प्रोफेसर्स के साथ अपने। क्योंकि एक अगर गांव का बच्चा ऐसे माहौल में रहेगा जहां पे आप अगर दिल्ली जाएंगे और ऐसे कॉलेज में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि जैसा श्रीचंद भाई ने बताया कि एक हीन, और सीगर जी ने बताया, एक हीन भावना होती है
कि मैं इनसे कम हूं। अब देखते हैं कि किसी का, मेरे साथ जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनका पोता पढ़ता था, तो मुझे यही लगेगा ना कि देश के प्रधानमंत्री इसका पोता मेरे साथ पढ़ता है तो मैं क्या हूं उसके साथ। सुजाना राम जी तो कुछ नहीं है, गांव के सरपंच भी नहीं है, ठीक है, और एक तरफ ये प्रधानमंत्री है। पर आपके मन में ये होना चाहिए कि आप उनसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का पोता होकर भी वो वहीं पढ़ रहा है, आप भी जहां से हैं आप भी वहीं पढ़ रहे हैं, आपके लिए बराबर इक्वल प्लेइंग फील्ड है। रेस अब स्टार्ट होती है, लेकिन आपके पास जो अनुभव है, जो जर्नी है धोरीमन्ना से दिल्ली तक की, वो आपके साथ है। उसकी जर्नी कुछ नहीं है, वो उसी माहौल में पला बड़ा और वो वहीं आया है। तो कंपटीशन आपके पास अपर एज है, आप नीचे नहीं है। जिस दिन आप ऐसी सोच से सोचेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ आपके पास अपर एंड है, आपके पास लोअर एंड नहीं है। लेकिन थर्ड ईयर में मैं 19 साल का ही था, 19 साल 4 महीने का मैंने बीए कर लिया था, बैचलर। तो अब 21 साल से पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते, तो हमने सोचा कि हम मास्टर्स कर लेते हैं। और अच्छे मित्र भी मिल गए जीवन में, जैसा शीर्षन भाई ने बताया, गाइडेंस बताने वाले। तो एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप बाहर अप्लाई कीजिए। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहा था तो मैंने बाहर अप्लाई किया 3 जगह पे। एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की जगह है, वर्ल्ड की तीसरी जगह है, एक जेनेवा में स्विट्जरलैंड में जगह है, और एक सियोस्पो करके फ्रांस में जगह थी। तो हमने तीनों जगह अप्लाई किया, हमारा तीनों जगह एडमिशन हो गया, और तीनों में से 2 जगह फुल स्कॉलरशिप भी मिली। तब हमने ये बात घर वालों को बताई, अप्लाई करने से पहले नहीं बताई। मैंने कहा सिलेक्शन हो गया, आप बताओ आप जाएं कि ना जाएं। उन्होंने बोला आपको तो आईएएस की तैयारी करनी है, आप बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक नई दुनिया है। लेकिन मैं वो रास्ता जानता हूं, इनको नहीं पता। तो अभिभावकों से भी यही आग्रह है कि अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है, आप उसकी सुने, आप उसके मन की बात सुने, आप उनसे कन्वर्सेशन करें, क्यों ये चीज करना चाहता है। अगर वो कुछ नई चीज बता रहा है आपको, तो आप उसको सहयोग कीजिए। तो इन्होंने कहा जाइए, अगर आपको, हमें कोई समस्या नहीं है। मैं वहां गया, पहली फ्लाइट थी जीवन की, वो भी सीधे पेरिस। मास्टर्स किया इंटरनेशनल सिक्योरिटी में। एवरेज एज है वहां की 27 साल, मैं था 19 19.5 साल का। तो सबसे यंगेस्ट आदमी उस टाइम उस यूनिवर्सिटी में गया, जाते ही पहले सीधे ही फेल हो गए। 9.5 नंबर दिए, टीचर ने जान के फेल किया। और मेरे लिए टारगेट था कि आपको टॉप 10% में नहीं होंगे तो आपसे स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। तो 40 लाख रुपए सुजान जी खेत बेचे तो पता नहीं, बाकी तो 40 रुपए कहां से आएंगे 40 लाख रुपए। तो फिर हमने ये किया, प्रयास किया कि टीचर के पास गए और उससे साथ बैठे, उनसे कन्वर्सेशन किया कि सर ये 9.5 नंबर आपने 20 में से किस आधार पे दिए। तो उसने कारण बताया, और फिर मुझे लगा कि ये जो 3-6 महीने में जो अंग्रेजी का अपन ने ख्वाब देखा था कि सीख लेंगे, वो अंग्रेजी अभी तक काफी ठीक नहीं हुई है। तो लेकिन एंड में जब मैं निकला, तब 2 साल के एंड में 19 नंबर आए मेरे 20 में से। और भारत के एक अच्छे सोशियोलॉजिस्ट भी माने जाते हैं क्रिस्टोफ जेफरलो, उनके द्वारा। लेकिन वहां तक मैंने सोचा कि सियोस्पो में पढ़ने से क्या हार्वर्ड में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वह तो 4 नंबर है, 1 नंबर में भी जाना जरूरी है, क्योंकि उससे अच्छा और आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। तो वहां से एक बच्चे को हर साल स्कॉलरशिप मिलती है और वो अमेरिका में पढ़े। तो एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपको कुछ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोग शहरों में आजकल कोई इंटर्नशिप करते हैं या कोई किसी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन हमारे पास तो कैसा इंटर्नशिप का था नहीं, हमें तो वापस जाके आईएएस बनना है, इसी सोच से थे। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन डालते ही। लेकिन फिर वो जब सपना टूटता है बहुत दुख होता है। तो हमने कहा नहीं, जाना तो है। तो उस यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट थे, हम उसके ऑफिस में पहुंच गए सीधे। हमने बोला कि सर हमें इंटरव्यू तो ले लो और कुछ नहीं तो रिजेक्ट मत कीजिए एप्लीकेशन। उन्होंने इंटरव्यू लिया और एक सीट थी और मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे लगा जिंदगी का सबसे अच्छा ख्वाब है। तो वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, और फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, जहां शशि थरूर जैसे महानुभाव पढ़े हैं। दुनिया के सबसे बेस्ट डिप्लोमेट्स जो हैं वो इस स्कूल से निकलते हैं। तो उसके बाद मन आया कि अब तो आईएएस तो बहुत छोटी सी चीज है, मेरे साथ जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदमी पढ़ता था, तो अब मैं आईएएस बन के क्या करूंगा। तो हमने बोला कि अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत अच्छा है। तो पिताजी वगैरह को इनको बताया कि मैं तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया तो वो पूरी दुनिया का काम करते हैं, आप तो एक मतलब देश के लिए काम करवाना। तो उन्होंने बोला नहीं, बनना तो अपने को आईएएस ही बनना है, सबसे बड़ा यही है। क्योंकि इनके लिए गांव में कलेक्टर और एसपी सबसे बड़ी चीज होती है, इनके लिए उससे बड़ा कुछ नहीं। मेरे लिए हो सकता है कि मैं दुनिया के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करूं। 1 साल काम किया, फिर लगा कि वास्तव में अच्छा करना है, कुछ समाज के लिए करना है, तो आईएएस वगैरह ऐसी से करना है। मीनवाइल मैंने सोचा कि क्यों न ये जो वक्त है आईएएस की तैयारी का है, अगर मैं मेहनत करता हूं, जितनी मेहनत मैंने बाहर की है, तो मैं एग्जाम को और पढ़ाई को साथ में मैनेज कर लेता हूं। तो मैंने जेएनयू में एग्जाम दिया एमफिल का चाइनीज स्टडीज में, वहां पहली रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ
और मैं वहां पे भी हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। वहां पे मैंने फर्स्ट नंबर आया क्लास में, और बीच में विदेश मंत्रालय ने एक अंडर सेक्रेटरी लेवल पे, आजकल लोग बातें चलती हैं लेटरल एंट्री की, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे भारत सरकार की एक्सपर्टीज लाना चाहती है सरकार की एफिशिएंसी सुधारने के लिए। तो हमने अंडर सेक्रेटरी रैंक पे हमने अप्लाई किया, और वहां पे 4 लोगों को, 700 लोग पीएचडी किए हुए उन्होंने अप्लाई किया, 150 लोगों को लिखवाया गया एग्जाम, 50 लोगों का इंटरव्यू हुआ, 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो उसमें भी मेरा चयन हुआ, तो मुझे खुशी हुई। 3 साल के लिए मैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा वहां पे नॉमिनेट किया गया काम करने के लिए। चाइना का हमने नया थिंक टैंक बनाया भारत सरकार के लिए। तो चाइनीज स्टडीज की पढ़ाई, चाइनीज एक्सपर्ट के रूप में विदेश मंत्रालय में काम और आईएएस की तैयारी साइमल्टेनियसली की। 2016 का जो एग्जाम दिया, मैं इंटरव्यू तक गया, लेकिन उसमें मेरा चयन नहीं हुआ। 2017 के एग्जाम में मैंने फिर से दिया, क्योंकि घर वालों का कहना था एक बार एग्जाम दे दो, फिर चाहे मत ज्वाइन करो, लेकिन आप एग्जाम आईएएस निकालना जरूरी है। तो 2017 के एग्जाम में मेरा 174वीं रैंक पे हुआ, और अभी मैं दिल्ली में नेटवर्क ऑफ इंडियन कल्चरल एंटरप्राइजेज, ये एक नई ट्रेड बॉडी है, देश की 5वीं ट्रेड बॉडी होगी, उसका सेक्रेटरी जनरल भी हूं, और ये ट्रेनिंग का काम है, ये भी अगले साल दिसंबर में शुरू करेंगे। तो बहुत ही, ये इसलिए नहीं कि मैं पहले दिन से सोच के गया था कि ये सारा करूंगा, लेकिन जब जब नया नया आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है, मेरे हिसाब से किसी भी अपॉर्चुनिटी का मना ना करें। सिरचंद भाई ने आज अगर आईएएस निकाला है, 2017 में इन्होंने पास आउट हुए हैं, 2018 में इन्होंने एग्जाम निकाल लिया, तो इनके पास 8 साल है, आईएएस की तैयारी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। ये नहीं कि एक जगह रुके। प्रेम सुख जी को देखिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो यही है, पटवारी से लेके आईएएस तक का कोई एग्जाम नहीं छोड़ा, और हर एग्जाम को हर बार क्लियर किया है। तो इस तरीके से जीवन में कभी भी किसी चीज को ना नहीं दे, करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, सब कुछ होगा हर जीवन में। चाहे आप सिर्फ सर्विसेज ही नहीं है, आप चाहे पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप नई टेक्नोलॉजी की भावनाओं को यदि सफलता में परिवर्तित करना है तो आप श्रीमान कृष्ण खिलेरी जी से सीखें। जहां भी गए, जिस राह को चुना, वहां इन्हें बस जरा सी एक संभावना दिखी, और उस संभावनाओं को इन्होंने सफलता में परिवर्तित करके दिखा दिया। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री कृष्ण जी, चूंकि आपने अपना जो सफर बताया, तो उस सफर में चूंकि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में भी रहे, विदेश मंत्रालय में भी रहे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि समाज और राष्ट्र को युवाओं से अपेक्षाएं तो बहुत होती है, लेकिन बात जब युवाओं के नीति निर्धारण करने की आती है, तो उसमें युवा की कोई भूमिका, सीधी भूमिका नहीं होती, जबकि देश और समाज की युवा शक्ति को सकारात्मकता की ओर मोड़ना सबका सामूहिक दायित्व है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप विभिन्न पदों पर रहे हैं, तो ऐसी वो कौन सी नीतियां हैं जिनसे युवा लाभान्वित हो सकता है? बिल्कुल, युवा जो हैं, युवा क्या चीज है? इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। आपका अगर आत्मविश्वास युवा है, आपका अगर सोच युवा है, तो आप युवा हैं। और कई बार आप 25 साल के होके भी आप बूढ़े ही हैं, अगर आपका आत्मविश्वास, आपकी उम्मीद और भविष्य के प्रति जो आपका विजन है, अगर वो आगे आने वाली पीढ़ियों का नहीं है, तो आप युवा नहीं है। तो मेरी जो डेफिनेशन है वो युवा की वो उम्र की ना होके, युवा की वो है कि आप युवा सोचते, आपकी सोच कैसी है, दिमागी स्थिति। अब की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से भारत सरकार या विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण, सबसे शुरुआत होती है गांव से जी। देश जो है लाखों गांवों से बना है, हर गांव के अंदर किसी न किसी प्रकार की कुरीतियां हैं, समस्याएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और भी स्टेट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। पहले तो व्यक्ति को अपने आप को उस स्तर तक लाना पड़ेगा कि सरकार जो है आपको सुने जी। कोई भी युवा अगर ये सोचता है उसके पास अच्छा आइडिया है, तो आजकल जैसे प्रधानमंत्री जी ने इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना रखी है, प्राइम मिनिस्टर ने कि माई गवर्नमेंट, इन पे आप लिखिए, और वाकई में आपके सजेशंस पढ़े जाते हैं। लोग नई नई बातें लिखते हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके सोचे जाते हैं, और आप भी सोचते हैं और भी लोगों ने भी सोचा, हर कोई लिखता है उसके बारे में। लेकिन आप सबसे पहले ये मत सोचें कि आपके पास नया आइडिया है तो आप उसको वहीं पे रोकें। आपको लगता है नहीं, ये तो नहीं होने वाला। सबसे अच्छी बात ये होती है कि सबसे पहले आप शेयर करें किसी के साथ कि मेरे पास ये विचार है, क्या आपको कैसा लगता है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ।
इन्होंने बोला भाई साहब ने कि आपके पास में आप पहले सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों को अपने पास रखो। ये एक ही सूत्र, मैं कहता हूं अगर जीवन में कोई अच्छा सूत्र है जीवन में आगे बढ़ने का, यू शुड ऑलवेज हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। नेगेटिविटी विल ब्रिंग यू डाउन, इट विल ड्रैग यू डाउन। नेगेटिव नकारात्मकता आपको नीचे खींचेगी हर दिन, हर क्षण, हर मोमेंट। अगर आपके सकारात्मकता होगी, वो आपको आपका भला चाहेगा। वो व्यक्ति आपको हमेशा ये बताएगा कि आप, मेरे दोस्त जिसने मुझे बोला कि आप बाहर विदेश में पढ़ने जाओ, वो खुद विदेश नहीं गया क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी, उसको एग्जाम लिखना था, लेकिन उसने बोला कि तुम जा सकते हो, तुम में पोटेंशियल है। अगर वो नहीं होता तो मेरी जिंदगी कुछ और रास्ता ले सकती थी। तो इस तरीके से आप भी अपने समाज में, जहां भी आपके आसपास परिप्रेक्ष्य में जो अच्छी सोच है, जिसकी सकारात्मक सोच है, जो किसी व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा कमेंट ना करके आपको ये बताता है कि देखो वो कितना अच्छा है, तो आप उस तरीके से आगे बढ़ने का अगर मेरे हिसाब से सोचेंगे तो जहां भी होंगे आपको समाज देख रहा है। आज के दिन, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर आपकी प्रतिभा है, आपकी छुपी नहीं रह सकती जी। आपको उसके लायक बनाना पड़ेगा पहले, और लायक आप तब बनेंगे जब आप अपने जीवन का जो भी फील्ड है उसके अंदर आप अच्छा करेंगे, चाहे एजुकेशन के फील्ड हो, चाहे बिजनेस के फील्ड हो। आज के दिन जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये मतलब कई माताएं बहनें कई उस उम्र की हैं, यहां पर उतना शिक्षा नहीं है, लेकिन युवा लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो आने वाला टाइम है और आने वाला जो कंपटीशन है, वो अभी तक जो कंपटीशन था उस टाइप का कंपटीशन नहीं रहेगा, वो एक नया कंपटीशन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले किसी के हाथ में नहीं होता था, लोग ढूंढने जाते थे एसटीडी पीसीओ कहीं फोन करने के लिए, लेकिन आप आज के 10 साल बाद देखेंगे, आप हर व्यक्ति को टेक्नोलॉजी बताएगी कि आप कितने बजे कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं। तो इन सब चीजों के साथ अपना जो समाज है, जहां हम जानते हैं कहां है वो कैसे अकोमोडेट कर पाएगा उस चीज को, उस समस्या को कैसे समझेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वो युवा ही है, वो उसको समझ सकता है। क्योंकि जो लोग मेरे पिताजी की उम्र को लोगों को मैं बता रहा हूं कि वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके सोच से परे, उनका उस लेवल का एजुकेशन नहीं है, लेकिन ये एक स्किल चाहिएगी। तो हर युवा को पहले अपने आप में स्किल्ड बनना पड़ेगा, कोई भी स्किल हो, और जब आप स्किल्ड हो जाएंगे, आप किसी भी प्रकार की जीवन समस्या आप उसको पार कर पाएंगे। जी, बहुत खूब। सर्वप्रथम आपको योग्य बनना होगा। जब आप योग्य बनने की लड़ाई लड़ोगे तो फिर जो संभावनाएं हैं वो आपके दरवाजे पे स्वयं दस्तक देगी। बहुत खूब। श्री कृष्ण जी, मैं हमारे नोखा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान बिहारी लाल बिश्नोई जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप आज के दिन जीवन में पूरी दुनिया भर में अगर सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि एक जिंदगी को कैसे जिया जाए जी। अगर आप 29 नियमों को फॉलो करते हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, लेकिन उनको हम जो है एज ए मेंबर ऑफ द बिश्नोई कम्युनिटी, हमारा दायित्व है कि हम समाज को तो पहले अवगत कराएं, क्योंकि हर एक इनमें से व्यक्ति जब बाहर जाएगा, हर एक व्यक्ति इनमें से एक एम्बेसडर बन के जा सकता है, लेकिन हम में खुद में ही कमी है कि हम उन चीजों को आगे नहीं ले जा पाए जी। ये हमारी खुद की कमी है। मैं 2015 में पेरिस में क्लाइमेट चेंज निगोशिएशंस हो रही थी भारत सरकार की तरफ से, तो मैं उसका पहले सिमुलेशन होता है, जो भी मेन निगोशिएशन होती है 192 देशों की, मैं सिमुलेशन में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था। तब किसी ने पूछा कि क्लाइमेट चेंज है उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, हर देश अपना अपना पर्सपेक्टिव देता है, विजन। तो हमने अमृता देवी बिश्नोई की बात करी, हमने 1730 में जो भी हुआ उसकी बात की। आप विश्वास नहीं करेंगे जब उन लोगों को पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी पेड़ के लिए जान दे सकता है। एक अनबिलीवेबल थॉट है, लेकिन ये हुआ है, और हम उस धाती के हम जीने वाले हैं, वही पीढ़ी है, हमने आगे हम आए हैं उस पीढ़ी में जी। तो क्या हम जो हमारे पुरखे थे उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो विचार थे उस पर हम खरे उतरे हैं? हमारे लिए खुद के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, क्या हम उस पर खरे उतरे हैं? मुझे लगता है हम नहीं उतर पाए हैं। कुछ
भाई बंधु हैं अभी भी प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि अगर खरे उतरते तो हम उनका जो बलिदान था उसको हम दुनिया तक ले जाते, हम उसको दूसरे राज्यों तक ले जाते। हम खुद को यहां तक सीमित करके नहीं रखते थे कि हम हैं जो अच्छे बिश्नोई हैं, बाकी जो लोग हैं दूर है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि पूरी दुनिया में गुरु जम्बेश्वर का जो मैसेज है वो सस्टेनेबल लाइफ के रूप में, एक अच्छे जीवन जीने के रूप में आगे बढ़े। तो युवा तभी किसी चीज को फॉलो करेगा जब उसको वो अट्रैक्टिव लगती हो, क्योंकि आज के दिन हर चीज है अट्रैक्शन पे है। कोई किसी को फॉलो करता है, आप किसी व्यक्ति के फैन फॉलोवर हो सकते हैं, आप किसी दूसरी संस्था के फॉलोवर हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट के हो सकते हैं फॉलोवर, लेकिन आप क्या धर्म के फॉलोवर कब बनेंगे? जब आपको उसमें कुछ अट्रैक्टिव लगेगा, आकर्षण होगा जी। आकर्षण तब आता है जब आप कुछ कारण है कि व्यक्ति उसमें आकर्षित नहीं है, उसको ये सब रिडंडेंट लगता है, उसको लगता है कि अगर सुबह जोत होती है कि मीन 120 शब्द याद नहीं है तो मेरे के फर्क पड़े, 120 शब्दांगों में ध्यान नहीं है तो मेरे के फर्क पड़े। अगर जब इन ध्यान है तो वो ज्यादा आदमी हाथों पण जी, बिल्कुल सही। अगर पहला शब्द है उसी का ही पता चलेगा, आपको पता चलेगा गुरु जम्बेश्वर कौन थे। बिल्कुल आप जीवन के जितने भी एक बार अगर शब्दवाणी का अर्थ पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जाम्बू जी कितने बड़े थे। उन्होंने ब्राह्मण मुस्लिम सबको बताया कि जीवन का ये उद्देश्य है, जीवन इस तरीके से जीना चाहिए। तो वो चीजें डिबेट में आएंगी, वो लिटरेचर लिखा जाएगा हमारे समाज का। जब हमारे समाज का साहित्य लिखा जाएगा, जब हम लोग खुद साहित्य लिखेंगे कि दुनिया में ये एक लकीर से हट के चीज है, ये एक नया समाज है, तब हमारे समाज के लोग भी उसमें अट्रैक्टिव होंगे। अगर हम उसको उसी ट्रेडिशनल तरीके से युवा लोगों के बीच में अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल है हमारे। जी बिल्कुल। श्री कृष्ण जी, मैंने ये प्रश्न आपसे इसलिए भी पूछा था क्योंकि हम एज ए बिश्नोई होने के नाते जब भी किसी भी फील्ड में, जब भी किसी भी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं होते हैं। हमारे ऊपर हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो आदर्श है, उनका भी भार हमारे कंधों के ऊपर होता है। हम जब स्वयं को प्रतिनिधित्व दे रहे होते हैं कहीं भी, तो हम केवल स्वयं नहीं है, हमारे पीछे मां अमृता देवी, कर्मा, गौरा, रत्ना राड के जैसे जो आदर्शवादी लोग थे, उनके जो सिद्धांत और उनकी परंपराएं हैं, वे भी कहीं ना कहीं हमारे में परिलक्षित होने चाहिए। श्री कृष्ण जी, इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि एक कटु सत्य है, बिश्नोई समाज के संदर्भ में अगर हम देखें तो युवा वर्ग को हम दो भागों में विभाजित सा मानते हैं। एक तो वो युवा वर्ग है जो सरकारी निजी क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में निरंतर सफलता के नए प्रतिमान तय कर रहा है, और एक वो युवा है जो, जैसा कि श्रीचंद ने बताया था, सोशल मीडिया की एक काल्पनिक दुनिया में जी रहा है, या यूं कहें कि नशे या अपराध की दुनिया में जी रहा है। आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सोशल मीडिया एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। उसको हम ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपके जीवन में रहेगा। पर सवाल यह है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। हर चीज के लिए आप सोचिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, सोचिए कि इसका आपके लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे आपका क्या भला हो सकता है। श्रीचंद जी के साथ बैठूं तो मुझे ये लगना चाहिए कि मुझे इंजीनियरिंग का फील्ड है, उसके अंदर, क्योंकि मुझे नहीं पता इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या क्या होता है, क्या पता कुछ मुझे सीखने को मिल जाए। गुप्त जी के साथ बैठूं तो कम से कम मुझे ये लगना चाहिए कि मेरे जीवन के अंदर पत्रकारिता से संबंधित जीवन में क्या सुधार हो सकता है, नई चीजें सीखूं मैं। तो सोशल मीडिया में आप आज के दिन इंटरनेट पे दुनिया में हर चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाते ही, गूगल का सर्च करते ही आपको चीजों मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें, जैसा आपने बताया काल्पनिक शब्द का प्रयोग किया, वो वास्तव में काल्पनिक ही है। अगर प्रेम सुख जी प्रयास करते आईएएस में सिलेक्शन होने से पहले कि फेसबुक वगैरह पे उस पर अगर 5-5 घंटे बिजी रहते, क्या वो आईएएस बन पाते? नहीं। लेकिन आईएएस बनने के बाद आज के दिन इनके लाखों फॉलोवर हैं, तो इनको सोशल मीडिया की उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो आप अपने आप को उतना सबल बनाओ कि सोशल मीडिया में आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया का उद्देश्य टाइम पास नहीं है, सोशल मीडिया के उद्देश्य उससे आप कुछ लीजिए, उससे कुछ प्रेरणा लीजिए। गूगल है तो गूगल में आप कुछ सर्च कीजिए, पता करिए जीवन के अंदर। पहले सब किताबें लानी पड़ती थी। मुझे याद है मैं 5वीं क्लास में, मैं और मेरा बड़ा वाला भाई
हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो जीके की किताब लेके आए पापा जी बाड़मेर से, तो मैंने वो रट डाली और बड़े वाले भाई ने भी उसको रट डाला। अगले दिन अंताक्षरी में गए, दोनों दो अलग पालों में थे, वो पूछता मैं जवाब दे देता, और मैं पूछता वो जवाब दे देता। वो जमाना गया। आज के दिन आप इंटरनेट की दुनिया में आप जो कुछ पूछते हैं, सामने एक अदृश्य दुनिया है। कौन देता है जवाब आपको पता नहीं है, ऑथेंटिकेशन का भी पता नहीं है, कोई ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। लेकिन आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस वो हो कि आप कुछ ऐसा आर्टिकल लिखो, दुनिया उसको पढ़े, उसके व्यूअरशिप हो। इसके व्यूअरशिप मत बनाओ कि आपके फोटो हैं और उसके कितने व्यूअरशिप हैं। आप एक आर्टिकल लिखो, आप अपने समाज के बारे में लेख लिखो, आप अपने समाज गांव में क्या हो रहा है उस चीज के बारे में लेख लिखो, आप अखबार में लिखो, आप हर उस चीज को लिखो जिससे आपके समाज में नित्य दिन परिवर्तन हो रहा है, कुछ नया सकारात्मक हो, तब तो जीवन जीने के लायक है। अन्यथा अगर ये जो लाइक्स की दुनिया, ये कहीं नहीं ले जाएगी। हम जो कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, युवा जो है वो देश का, कि जितना भी जनसंख्या की उसका हमारे देश को फायदा मिलेगा, क्योंकि हम एक युवा देश है। बिल्कुल सही। अगर हम नकारात्मक प्रभावों की तरफ ज्यादा चले गए तो हम डेमोग्राफिक डिजास्टर होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होने वाला है। तो हमें उसका फायदा तभी मिलेगा जब हम उसका सही प्रयोग कैसे कर पाते हैं हमारे जीवन में। और उसके लिए सबसे जरूरी बात है, जैसा श्रीचंद भाई ने बताया, कि जीवन के अंदर लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित रहेगा तो आपको यह भी पता रहेगा कि सोशल मीडिया से आपको लेना क्या है। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा तो आपको कुछ नहीं पता कि आपके जीवन के अंदर करना क्या है। तो आप एक मिसगाइडेड मिसाइल होती है, चलना तो है, चल तो रहे हैं, पर आपको पता नहीं है आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो आप अपने आप को एक बिना अनकंट्रोल्ड एंटिटी की तरह नहीं हो, आप खुद का सेल्फ का कंट्रोल लो और फिर चलाओ कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए। बिल्कुल। श्रीचंद जी, माफी चाहूंगा, श्री कृष्ण जी, आपका जो उद्बोधन है उससे मुझे दो अलग चीजें जो वर्तमान संदर्भ में देखने को मिली। एक तो जो भविष्य आने वाला है, जो समय आने वाला है, वो समय उतना सरल नहीं है और वर्तमान के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए युवाओं को निश्चित रूप से भविष्य के लिए अभी से कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने रखी यहां पर, रूरल सस्टेनेबिलिटी की, मैं बताना चाहूंगा आपको कि वाकई इस विषय से हो सकता है हमारा समाज अभी इतना परिचित नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं जो विश्व की जो सभ्यताएं बहुत आगे पहुंच गई हैं, जिन्हें हम बहुत ज्यादा विकसित कहते हैं, वे अब अपने चेहरे को घुमाकर उन लोगों की ओर देख रही है कि जिन लोगों ने बहुत कम पैसे में, बहुत सीमित संसाधनों में और प्रकृति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपने जीवन का यापन किया है। और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्नोई समाज की जो जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं उस नजरिए से एक बहुत ही उत्कृष्ट जीवन शैली है। तो हमें अपने सिद्धांतों और आदर्शों को तय भी करना है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो सकारात्मक पहलू है उन्हें भी हमें आगे साथ में लेकर बढ़ना है। श्री कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में कुछ ऐसा जो मुझसे छूट गया हो और आप इस सदन को बताना चाहते हैं। मेरे हिसाब से युवा और समाज, ये दो मुख्य टॉपिक हैं आज के डिस्कशन के। और समाज किससे बनता है? इट्स एन एग्लोमरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। लोग मिलके किसी चीज को, समाज को बनाते हैं। जाम्बोजी की उत्तम कुलिका उत्तम न होगा कारण क्रिया सारुम जी, कि आप किसी अच्छे घर में पैदा होने से आप अच्छे नहीं हो सकते। आपके जैसे कर्म होंगे, आपको उसी हिसाब से जज किया जाएगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन समाज का भी बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि एक इंडिविजुअल कैसे आगे बढ़े। समरातल फाउंडेशन करके एक नई सोच चली है कि लोगों को आगे बढ़ाए। इस तरीके की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरीके की सोच है वो समाज के अंदर आना जरूरी है। वो समाज का दायित्व है कि युवा के जीवन में क्या, क्योंकि समाज एक इनेबलिंग फैक्टर है, समाज एक पुश देता है आदमी को। लेकिन मुझे ये भी पता है क्योंकि मेरे खुद के घर में भी इस तरीके की खूब सारी चीजें हुई हैं और मैं खुद ग्रसित हूं। मैं खुद ग्रसित था बाल विवाह जैसी कुरीति से। वो एक ऐसी कुरीति है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाती है। जिस व्यक्ति को दिखता है कि जीवन में आगे बढ़ना है, उस व्यक्ति को अंदर अंदर खाती है। और जब तक समाज इस तरीके की कुरीति का अगर, और पेरेंट्स जो प्रेशर डालते हैं बच्चों को 20 साल का या 18 साल का होते कि आपकी शादी हो जानी चाहिए, मेरे हिसाब से बच्चों को उनको
आप उनको पंख दीजिए, आप उनको ये मत बताइए किस तरफ उड़ना है, आप पंख दीजिए, वो आपके उसी दिशा में उड़ेंगे जिस दिशा में उनको उड़ना है। क्योंकि आने वाले टाइम में वो जो सोचते हैं वैसा आप नहीं सोच सकते। आप अपने पर्सपेक्टिव से समाज को मत सोचिए। ये युवा हैं, यही समाज को बनाएंगे। आप इनको दिशा बताइए, आप इनको इनेबलिंग फैक्टर बनिए। तो जितनी भी समाज में कुरीतियां हैं उनको अगर आप हटाएंगे तो आप, जितने लोग स्टेज पे बैठे हैं इतने लोग होंगे, ये स्टेज में आपको जगह नहीं मिलेगी कि किस आदमी को कहां बैठना है। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में कुरीतियां हटाना सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा यही एक जो नकारात्मक भाव है वो हटाना बहुत जरूरी है। बाकी मेरा यही कहना है कि जितने भी लोग हैं जिनको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, किसी भी प्रकार की सहायता हो, इस मंच से आपको हर प्रकार की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। आप बस जीवन में आगे बढ़ें और बिश्नोई समाज का नाम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण जी। इसी बीच आपको बता दूं कि जैसा आपने एक चिंता व्यक्त की थी कि हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो आदर्श हैं, हमारा जो साहित्य है, उसे जहां पर होना चाहिए था, उसे जो दिशा मिलनी चाहिए थी, उसे जो स्थान मिलना चाहिए था, उसे वो नहीं मिल पाया। लेकिन अब हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि समाज के कुछ बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों ने मिलकर एक बीड़ा उठाया है। आदरणीय सुरेंद्र जी खीचड़ हमारे बीच मौजूद हैं, महासचिव जामबाणी साहित्य अकादमी बीकानेर से। इन्होंने जामबाणी साहित्य को विश्व पटल पर पहुंचाने का जो बीड़ा उठा रखा है, उसी के क्रम में लगातार विश्वविद्यालयों के सहयोग से, अनेक राज्यों के सहयोग से जगह जगह पर संगोष्ठियां आयोजित होती है और उन संगोष्ठियों के माध्यम से विश्वविद्यालयों के जो विद्वान हैं उन्हें जाम्बोजी, जामबाणी साहित्य, हमारे परंपरा और हमारे सिद्धांतों को जानने का अवसर मिलता है। और अब पारिवारिक परिस्थितियां, भाषा, माहौल और जीवन की विकटता जब छोटी पड़ जाती है और सफलता के मायने मनुष्य जब स्वयं तय करता है, तो उस